हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू लर्निफाई। आज हम पाकिस्तान अफेयर्स के पोस्ट पार्टीशन के फर्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज अर्ली प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान बनाने में मुस्लिम्स ऑफ इंडिया और मुस्लिम लीडरशिप की बेइंतहा कुर्बानियां हैं। मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ने अपना जान पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया एंड एज अ रिजल्ट पाकिस्तान इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस वक्त यूनाइटेड इंडिया के लास्ट वॉइस रॉय थे, वो कराची आए और उन्होंने पावर ट्रांसफर की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदर मुंतखब हुए। वैसे तो लग रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, पाकिस्तान बन गया, पावर ट्रांसफर हो गई, बट असल गेम तो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि असल चैलेंजेस पाकिस्तान को आगे फेस करने पड़े थे। बिफोर मूविंग टू द चैलेंजेस, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वाज द कांग्रेस रिएक्शन ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। अपेरेंटली तो हिंदूज ने और कांग्रेस ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसको दिल से कबूल नहीं किया था। अंबेडकर जो कि एथिकल साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि हिंदू लीडर्स, स्पेशली कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग नेहरू, उनको ये लगता था कि पाकिस्तान पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली और मिलिटरीली एक वाइबल स्टेट नहीं है और आज नहीं तो कल वो दोबारा से इंडिया के साथ मर्ज हो जाएगी। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के व्यूज कुछ और ही थे। कायद-ए-आज़म का ये कहना था कि पाकिस्तान हमेशा रहेगा और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए ही बना है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो ये था कि कोई गवर्नमेंट सेटअप नहीं था। जब भी कोई नई स्टेट बनती है, उसको रन करने के लिए एक गवर्नमेंट सेटअप होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान जिस कंडीशन में बना था, उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया जाए और फिर लोगों को माइग्रेट करके पाकिस्तान लाया जाए। और सेकेंडली, यहाँ पे कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस्ड लोग भी नहीं थे सेंट्रल और प्रोविजनल गवर्नमेंट को चलाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं मुगलिया दौरे हुकूमत के डाउनफॉल के बाद पूरी ब्यूरोक्रेसी और पूरी की पूरी गवर्नमेंट को और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को उसको इंडिया वाले संभाल रहे थे। उसमें इंडियन लोग डोमिनेट कर रहे थे और जब पार्टीशन होती है तो वो लोग माइग्रेट करके इंडिया चले जाते हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, कुछ इमीडिएट स्टेप्स लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए। खुद वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, अपनी कैबिनेट बनाई, लियाकत अली खान को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाया। उसके अलावा कराची को पहला कैपिटल बनाया। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स उन्होंने की थी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको पाकिस्तान लाने के लिए। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जेम्स ब्रिंटन कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडियन आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विसेज में 1157 सीनियर मेंबर थे आईसीएस के, और उनमें से 101 मुस्लिम्स थे और उन 101 में से भी 83 जो थे वो अग्री हुए थे पाकिस्तान आने के लिए। बट उनको पाकिस्तान में लाना ये भी एक डिफिकल्ट चैलेंज था, क्योंकि उस वक्त ट्रेन्स सेफ नहीं थी। तो एक मिशन तश्कील दिया गया, ऑपरेशन पाकिस्तान, जिसमें ब्रिटिश एयरलाइन के थ्रू सिविल सर्वेंट्स को दिल्ली से कराची लाया गया। लेकिन यहाँ पे इस न्यूली बॉर्न स्टेट में कोई ऑफिस इक्विपमेंट नहीं था, कोई फर्नीचर नहीं था, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, कोई स्टेशनरी नहीं थी ऑफिशियल रूटीन को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन जितने भी ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका मोरल बहुत हाई था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, सिविल सर्विसेज को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया, सिविल सर्विसेज रूल बनाई, फॉरेन सर्विसेज जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी, फर्स्ट पे कमीशन सेटअप किया गया था फरवरी 1948 को। इसके अलावा हेडक्वार्टर जितने भी आर्म फोर्सेज थी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके डिफरेंट प्लेसेस पे कायद-ए-आज़म ने हेडक्वार्टर सेटअप किए थे। और 11 अक्टूबर को कायद-ए-आज़म ने एक वलवला अंगेज तकरीर की और उसमें कायद-ए-आज़म ने कहा कि हाँ, हमें पता है कि ये चैलेंज है हमारे लिए, बट अगर एज अ नेशन हमने सर्वाइव करना है तो हमें इन डिफिकल्टीज को फेस करना होगा। हमारे लोग डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं यहाँ पे न्यूली बॉर्न स्टेट में। हमें उनको इंकरेज करना है, वो हमारे पास आते गाइडेंस के लिए, हमें उनको गाइड करना है। तो समहाउ कायद-ए-आज़म ने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू था इसको थोड़ा रिजॉल्व किया और नेसेसरी जितने भी स्टेप्स थे वो उठाए और टेम्परेरी तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाया टू रन दिस कंट्री। सेकंड जो प्रॉब्लम था, ये चैलेंज था, वो था डिवीजन ऑफ आर्म फोर्सेस एंड मिलिट्री एसेट्स। जितने भी सोल्जर्स थे या आर्मी मैन थे, उनको डिवाइड करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। उसके लिए एक सिंपल सा रूल अप्लाई किया गया कि जितने भी मुस्लिम रेजिमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे और जो हिंदू या फिर दूसरे नॉन मुस्लिम्स हैं वो इंडिया की साइड जाएंगे। लेकिन ज़्यादा डिफिकल्टी लीडर्स को क्या फेस करनी पड़ी थी, किस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने में, वो ये था कि मिलिट्री एसेट्स और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया जाए। तो पाकिस्तान को उन्होंने जितने भी मशीनरी दी थी वो बहुत ज़्यादा ऑब्सोलीट थी एंड इट वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उसके अलावा पाकिस्तान को 60 मिलियन रुपीस दिए थे, जिससे पाकिस्तान ने क्या किया था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई थी वाह में, क्योंकि शुरू से ही पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट था और सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को आर्मी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, बिकॉज एज अ नेशन सर्वाइव करने के लिए उस वक्त और सिक्योरिटी के जितने भी इशूज थे उनको डील करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सेटअप बनाना लाजमी था। नेक्स्ट था रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। ये भी एक चैलेंज था। उस टाइम जब माइग्रेशन हुई थी तो 125 मिलियन लोग वहाँ से माइग्रेट करके आए थे, लेकिन इतने लोगों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करना, जब आपकी इकोनॉमी है ही नहीं, आप एक न्यूली बॉर्न स्टेट हो, तो ये एक चैलेंज था। तो कायद-ए-आज़म ने कुछ स्टेप्स लिए थे रिफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने के लिए। कायद-ए-आज़म ने एक फंड तश्कील दिया था, कायद-ए-आज़म रिलीफ फंड, और जितने भी उस वक्त रिच और वेल्दी लोग थे उनको ये कायद-ए-आज़म ने बोला था कि आप इसमें डोनेट करो फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ पुअर रिफ्यूजीज। उसके अलावा कायद-ए-आज़म ने डिफरेंट जगहों पे स्पीचेस दी थी फेथ को रिवाइव करने के लिए और एग्जांपल दी थी अपनी हिस्ट्री में कि किस तरह से हम अपने मुस्लिम ब्रादरान की हेल्प करते आए हैं। जैसे हम अंसार और महाजरीन की एग्जांपल ले सकते हैं। और कायद-ए-आज़म ने लोगों से अपील की कि इस मुश्किल वक्त में रिफ्यूजीज की हेल्प करें। नेक्स्ट जो चैलेंज था वो था डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। जिस वक्त पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी उस वक्त इंडिया के रिजर्व बैंक में कितना कैश बैलेंस था, 4 बिलियन। उस 4 बिलियन में से पाकिस्तान के हिस्से में कितना आया, 750 मिलियन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो इंडिया ने पे कर दी 200 मिलियन की, लेकिन 550 मिलियन जो रिमेनिंग थे वो रोक दिए गए ऑन द एडवाइस ऑफ सरदार पटेल। और ये मुस्लिम्स को थ्रेट किया जाने लगा पाकिस्तानियों को कि आप जब तक कश्मीर को इंडिया का पार्ट रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं आपको रिमेनिंग अमाउंट पे नहीं की जाएगी। इस वक्त गांधी ने इंटरवीन किया और 500 मिलियन पाकिस्तान को दिए गए और 50 मिलियन अभी तक पाकिस्तान के इंडिया के पास ही हैं।
तो बीइंग अ न्यूली बॉर्न स्टेट पाकिस्तान को फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज़ के लिए, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए। और ये डिले था जो एसेट्स फाइनेंशियल एसेट को ट्रांसफर करने के लिए जो इंडिया डिले कर रहा था, इसने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दी थी। नेक्स्ट जो पाकिस्तान को चैलेंज फेस करना पड़ा था सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो था इंडस वाटर क्राइसिस या फिर कैनल वाटर डिस्प्यूट। 1 अप्रैल 1948 को इंडिया ने पाकिस्तान से की तरफ जितने भी दरिया आ रहे थे उनका पानी रोक दिया। याद रहे कि पाकिस्तान में जितने भी दरिया बहते हैं वो इंडिया से होकर पाकिस्तान में आते हैं। इंडिया को पता था कि पाकिस्तान एग्रेरियन कंट्री है और 80% जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती थी हमारी इंडस वाटर बेसन पे। लियाकत अली खान समझ गए थे कि ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चली जाएगी कंट्री अगर इस इशू को इमीडिएटली रिजॉल्व ना किया गया। तो लियाकत अली खान ने एक आर्बिट्रेशन पैनल अपॉइंट किया, लेकिन उस आर्बिट्रेशन जो पैनल था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो मार्च 1948 को विदाउट रीचिंग एनी डिसीजन खत्म हो गया। अब पाकिस्तान ने प्रपोज किया कि चलो ठीक है, पैनल ने कोई डिसाइड नहीं किया, कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हम एक काम करते हैं कि हम इस वाटर डिस्प्यूट को आईसीजे में लेके चलते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज कर लिया और इंडिया ने कंटिन्यू रखा पाकिस्तान के पानी को ब्लॉक करना। 1952 में इंडिया ने अलाउ कर दिया, चलो ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन के थ्रू ये इशू रिजॉल्व कर दिया जाएगा और एक ट्रीटी निगोशिएट की गई जिसमें डिवाइड कर दिया गया पानी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और 19 सितंबर 1960 को इंडस बेसन वाटर ट्रीटी साइन की गई। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे और इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस ट्रीटी के मुताबिक जो रिवर ब्यास है, रावी और सतलज, इनका पानी इंडिया की तरफ जाएगा, इंडिया इसको यूज़ करेगा, और चनाब रिवर, चनाब, झेलम एंड इंडस, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा। लेकिन टाइम टू टाइम इंडिया पाकिस्तान के जितने भी रिवर्स थे उन पर डैम बनाता रहा है और पाकिस्तान की तरफ जो फ्लो था पानी का वो हमेशा से कम होता जा रहा है और ये इशू अभी तक प्रॉपर्ली रिजॉल्व नहीं हुआ। इसके अलावा द एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था स्टार्टिंग में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 560 सेमी ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट इंडिया में थी। कुछ इंडिया के पार्ट्स में थी, कुछ पाकिस्तान में थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इस वक्त के लास्ट वाइसरॉय थे, उन्होंने ये बोला कि चलो ठीक है, जो भी स्टेट्स हैं वो अगर चाहे तो पाकिस्तान को चूज कर लें, चाहे इंडिया को चूज कर लें। लेकिन 4 जो स्टेट्स थी, बाकी सारी स्टेट्स ने चूज कर लिया, 4 स्टेट्स ने चूज नहीं किया, जूनागढ़, जोधपुर, हैदराबाद एंड कश्मीर। जूनागढ़, जोधपुर और हैदराबाद में वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी थी लेकिन रूलर वहाँ का मुस्लिम था, और कश्मीर में इसके अपोजिट था कि मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू रूलर था। जूनागढ़ में 80% मुसलमान थे और सितंबर 1947 को वहाँ का मुस्लिम रूलर था। तो इंडिया ने क्या किया कि जब इंडिया ने देखा कि वो रूलर पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता है तो इंडिया ने ट्रूप्स वहाँ पे भेज करके फोर्सफुली जूनागढ़ को इंडिया के साथ ज्वाइन कर दिया। जोधपुर में भी मुस्लिम जो महाराजा था उसने इंटेंशन शो की कि वो किसी तरीके से मुस्लिम्स की तरफ जाएगा, तो माउंटबेटन ने उसको प्रेशराइज करके ज्वाइन करवा दिया इंडिया के साथ। इसी तरह हैदराबाद क्योंकि लार्जेस्ट और रिचेस्ट स्टेट थी, वो ज्योग्राफिकली भी उसकी एक इंपॉर्टेंस थी और वैसे रिच भी थी, तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, पाकिस्तान के लिए भी। यहाँ पे 85% हिंदू थे लेकिन यहाँ का मुस्लिम जो था, रूलर जो था वो मुस्लिम था। तो लेकिन जो रूलर था ही वाज रिलक्टेंट टू चूज एनी ऑफ नेशन। माउंटबेटन ने उसको फोर्स किया और अप्रूव करवा लिया कि वो इंडिया के साथ एक्सेशन होगी। सेम इसी तरह कश्मीर में भी 78% मुस्लिम थे लेकिन वहाँ का जो महाराजा था वो हरी सिंह, वो हिंदू रूलर था, तो उसको भी प्रेशराइज करके इंडिया के साथ ज्वाइन करवा दिया गया। और कश्मीर क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो आज भी कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा न्यूली बॉर्न स्टेट को कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस भी फेस करने पड़े थे क्योंकि पाकिस्तान के एरिया जो था, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, पार्टीशन के टाइम यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जेम्स विंड्रेन कहते हैं कि टोटल 14,677 फैक्ट्रीज थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इंडिया में जो रजिस्टर्ड थी, उनमें से सिर्फ 14 जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। 394 टेक्सटाइल्स मिल थी जिनमें से 14 पाकिस्तान के हिस्से में आई और 106 ज्यूट मिल्स थी जिनमें से कोई भी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं आई। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वो भी हिंदू ऑन थी। इसके अलावा कैश एसेट्स जितने भी थे इन्होंने भी इंडिया को फेवर किया था और अगर पाकिस्तान को कैश दिया भी जा रहा था तो उसमें भी बहुत डिले किया जा रहा था। इसलिए पाकिस्तान को बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करने पड़े क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रेलवे सिस्टम कोई भी पाकिस्तान में डेवलप नहीं था। कायदे-ए-आज़म ने कुछ इमीडिएट स्टेप लिए थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। कायदे-ए-आज़म ने सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया 1 जुलाई 1948 को। इसके अलावा कायदे-ए-आज़म ने एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था 1948 को। ये एक किस्म का एडवाइजरी बॉडी थी जहाँ पे लोग आके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस देते थे। जब इंडिया ने एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रांसफर करने में डिले किया तो कंट्री में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने का खदशा था। तो कायदे-ए-आज़म ने उस वक्त क्या किया कि पाकिस्तान फंड के नाम से एक फंड तश्कील दिया और उस फंड में लोगों से रिक्वेस्ट की कि वो डोनेट करें और इस तरह इमीडिएट इकोनॉमिक क्राइसिस से कंट्री का बचा लिया गया। उसके बाद 1948 और 49 का फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया गया और वो एक बैलेंस बजट था। उससे ये कंफर्म होता है कि कंट्री की कुछ इकोनॉमिक कंडीशन जो है समहाउ स्टेबल है। कुछ चैलेंजेस पाकिस्तान को इस पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी फेस करने पड़े थे। जेम्स विंड्रेन अपनी बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में कहते हैं कि पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था, दो पार्ट्स हैं पाकिस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान। ये ज्योग्राफिकली आपस में एक दूसरे के साथ लिंक नहीं है, ज्योग्राफिकली बीच में इंडिया आ जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ के साथ लिंक है वो रिलीजन है। तो ये किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से इन दोनों कंट्रीज के ऊपर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क था और इसने बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। फॉर एग्जांपल जब कैपिटल को चूज करने का मौका आया तो तब ईस्ट पाकिस्तान वालों ने डिमांड किया कि ढाका को कैपिटल बना दें, लेकिन कराची को बना दिया गया। इस वजह से ईस्ट पाकिस्तान वाले बहुत नाराज हो गए थे। सेकेंडली जब स्टेट लैंग्वेज का इशू था तो वो तो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक चला गया था क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वाले ये कह रहे थे कि बंगाली को स्टेट लैंग्वेज बना दें, लेकिन कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीडर्स ये कह रहे थे कि नहीं, उर्दू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पाकिस्तान मूवमेंट में, तो सिर्फ एक उर्दू ही नेशनल लैंग्वेज बन सकती है। तो रिजल्टेंटली ढाका में कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। जब पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की उस प्रोटेस्ट को तो कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे। इसकी वजह से गमो गुस्से की जो लहर थी वो और ज्यादा तेज हो गई और बाद में जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ईस्ट पाकिस्तान गए और उन्होंने ये बोला कि उर्दू अलोन वुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो इसने क्या किया कि पब्लिक में गमो गुस्से को और ज्यादा हवा दे दी और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट में ये हुआ था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट होकर एक अलग कंट्री बन गया जिसको हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ रीजनल चैलेंजेस भी थे। रीजनल चैलेंजेस में बलूचिस्तान का इशू बहुत ज्यादा था। बलूचिस्तान का इशू ये था कि
पाकिस्तान बनने के ठीक एक दिन बाद जो खान ऑफ कल्लात थे अहमद यार खान, उन्होंने बलूचिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। और अक्टूबर में अहमद यार खान कराची गए बलूचिस्तान के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए और कहा कि हमारी जितनी भी ट्रीटी थी वो ब्रिटिश के साथ थी, अभी ब्रिटिश चले गए हैं तो हमारी ट्रीटी भी खत्म हो गई है। तो जो दोनों हाउसेस थे बलूचिस्तान के, उन्होंने वीटो कर दिया था कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज नहीं होंगे। जिन्ना ने क्या किया कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान ट्रैवल किया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी तरीके से लेजिस्लेचर को कन्विंस करूंगा कि वो यूनिफाई हो जाए, हमारे साथ पाकिस्तान के साथ आ जाए। लेकिन जब उन्होंने जाकर वहां पे लोगों की डिमांड सुनी तो उन्होंने ये पूरा का पूरा जो मैटर था वो कैबिनेट तक छोड़ दिया। उसके अलावा अफगानिस्तान गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही थी अपने राइट्स पाकिस्तान में, और ड्यूरेंट लाइन का भी इशू था कि वो कह रही थी जो हमने बाउंड्री ड्यूरेंट लाइन कमीशन वगैरह साइन किया हुआ है वो तो ब्रिटेन के साथ था, वो पाकिस्तान के साथ नहीं था। तो ये इश्यूज अभी तक कुछ इश्यूज पाकिस्तान के चल रहे हैं, लॉन्ग रन में अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। एक और जो चैलेंज था वो था चेंज इन लीडरशिप एंड अर्ली डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म की डेथ हो गई 11 सितंबर 1948 को, और लियाकत अली खान ने क्या किया कि एक नेशन के लीडर के तौर पे वो इमर्ज हुए, बट ऑब्वियसली ही कुड नॉट रिप्लेस जिन्ना। और जिन्ना की अर्ली डेथ ने पूरी कौम को एक किस्म का शौक में पूरी कौम चली गई थी। जिन्ना की डेथ की वजह से पूरी कौम शौक में चली गई थी, और अगर जिन्ना कुछ टाइम और जिंदा रहते तो शायद पाकिस्तान की आज ये कंडीशन ना होती जो हमें आज देखने को मिल रही है। ये थे कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स जिनको हमने देखा है कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद पाकिस्तान को इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, या फिर इंस्टाग्राम के लिंक नीचे गिवन है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।